हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसी शारीरिक पीड़ा यानी कष्ट के बारे में बताना चाहता हूं जिसको लेकर के लोग अक्सर लाज शर्म में पड़े रहते हैं और संकोच बस शर्म बस जो है वह या तो किसी से चर्चा नहीं करते और यहां तक कि हम चिकित्सकों से भी बताने में घबराते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक पीड़ा है पाइल्स की, यानी जिसे हम बवासीर कहते हैं और मेडिकल भाषा में हम इसे हेमरॉइड्स कहते हैं। दोस्तों, इस विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि यह एक्चुअली होता क्या है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। और आज भारत की आबादी की अगर हम बात करें तो 50% लोग यानी आधी आबादी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, पीड़ित है इससे, लेकिन शर्म बस जो है वो इस पीड़ा के बारे में किसी से चर्चा नहीं करते या सही समय पर चिकित्सकीय सलाह नहीं लेते, और जिसकी वजह से यह पीड़ा जो बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती थी वो पीड़ा बढ़ती चली जाती है और कभी कभी तो बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेल्थ रिलेटेड जो वीडियोस हों वो आप तक, उसकी खबर आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि पाइल्स यानी बवासीर जिसे हम कहते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में हेमरॉइड्स भी बोलते हैं, यह वास्तव में होता क्या है, वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये पीड़ा हो जाती है। साथ ही दोस्तों, हम यह भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से खास लक्षण होते हैं जो मिलते ही आप ये समझ जाइए कि यह बवासीर का लक्षण यानी पाइल्स का लक्षण हो सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर यह समस्या आई गई है तो जड़ से कैसे खत्म होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी किसी भी बीमारी को दबाती नहीं बल्कि जड़ से पूरी तरह से खत्म करती है, तो होम्योपैथी पाइल्स के मामले में यानी बवासीर के मामले में कितनी कारगर है और क्या यह पूरी तरह से इस बीमारी से निजात आपको दे सकती है, इस विषय की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ हम होम्योपैथिक दवाएं भी बताएंगे जो बवासीर के लिए बहुत ही सटीक और रामबाण है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम यह जानते हैं कि पाइल्स यानी बवासीर जिसे हम हेमरॉइड्स भी कहते हैं, यह होता क्या है। दोस्तों, जो हमारी आंत होती है आपको पता है 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और जो इसका अंतिम पार्ट होता है जिसको हम एनस यानी गुदा द्वार बोलते हैं, तो वो गुदा द्वार और उसके ठीक ऊपर का जो पार्ट होता है जिसे हम मलाशय बोलते हैं, जहां मल इकट्ठा रहता है और वो टाइम टू टाइम आपको एहसास होता है तो आप उसको त्यागने के लिए आप जाते हैं, उसको बोलते हैं मलाशय यानी रेक्टम। तो यह रेक्टम और एनस की एक मर्ज है, एक बीमारी है। जिनका रहन सहन गड़बड़ है, जिनका खान पान बहुत उल्टा सीधा है, उनमें एनस का जो पार्ट होता है या रेक्टम का पार्ट होता है वहां पे सूजन सी होने लगती है। और आपको बता दें कि एनस और रेक्टम वाले एरिया में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक गुच्छे के रूप में वहां पे लगी हुई हैं, यानी पतली पतली जो ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज हैं या पतली पतली नसें हैं जो वहां पूरा गुच्छे के रूप में होती है। अगर लंबे दिनों तक कब्जियत है किसी भी कारण से और आपको लैट्रिन करने में बार बार जोर देना पड़ता है, देर तक इंतजार करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, तो आपको बवासीर की शिकायत हो सकती है। अब कब्जियत के पीछे जो कारण है वो है आपका अनियमित दिनचर्या और गलत खान पान। अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड या फ्राइड फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा मिर्च मसाला वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आपको बवासीर हो। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा आराम तलब जीवन व्यतीत करते हैं, कोई शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बवासीर की शिकायत हो सकती है। वजन बहुत ज़्यादा है, अगर मोटापा के शिकार हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा जो कारण है दोस्तों, बहुत कम पानी पी रहे हैं, 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपको कब्जियत की शिकायत होगी और बवासीर हो सकता है। पांचवा कारण है दोस्तों, अगर आप लंबे देर तक खड़े होने का काम है आपका,
या बहुत देर तक लगातार बैठ करके काम करते हैं, जैसे क्लर्कल जॉब वाले लोग हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं, तो देर तक बैठने की वजह से एनस और रेक्टल पोर्शन पर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से भी बवासीर होने का खतरा ज़्यादा होता है। जो लोग ज़्यादा वजन उठाने का काम करते हैं उनमें भी दबाव पड़ने की वजह से ये होने का खतरा ज़्यादा होता है। गर्भवती महिलाओं में भी अक्सर बवासीर की शिकायत हो जाती है। उसके पीछे कारण होता है कि जैसे जैसे पेट में बच्चा जो पल रहा है वो बड़ा होता जाता है, तो वो आंतों पे दबाव बनाता है और जगह आंतों के लिए कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से कब्जियत ज़्यादा रहने लगती है और कब्ज की वजह से जो है बवासीर की शिकायत हो जाती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें ज़्यादा जोर पड़ जाता है कभी कभी, और डिलीवरी के बाद भी पाइल्स की शिकायत हो गई। इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसे लोग जो लंबी बीमारी की वजह से अगर कमज़ोर हो गए हैं या किसी ऑपरेशन या कोई ऐसी एक्सीडेंटल इंजरी से सफ़र किए और लंबे दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ गया, जो बेहद कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें भी इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है और उनमें भी कब्जियत की शिकायत मिल सकती है। जो लोग खाने पीने में बहुत फाइबर्स की मात्रा बहुत कम लेते हैं या ज़्यादा तौर पे मैदे और चिकनाई वाली चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी जो है ये देखने को ज़्यादा मिलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कैसे हम जानें कि बवासीर ही है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, होता क्या है कि एनस और रेक्टम वाले पोर्शन पे सूजन होती है और उसकी वजह से जो तकलीफ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वही बवासीर है। तो उसमें होता क्या है कि बवासीर आमतौर पे मेडिकली अगर देखें तो यह इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स के अंदर के साइड में ही सूजन है, सिरा उठी हुई है, सूजी हुई है, बाहर की तरफ कुछ महसूस नहीं हो रहा, बाहर की तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, दैट इज नोन एज इंटरनल पाइल्स। बाहर की तरफ भी दिखाई देने लगे, प्रोट्रूड कर जाए, जो कहते हैं कि मस्सा समझ में आ रहा है, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल पाइल्स। और कभी कभी दोनों तरह की पाइल्स, दोनों तरह की स्थितियां होती हैं, जिसे कहते हैं मिक्स्ड, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक साथ है। आमतौर पे गांव के भाषा में अगर हम देखें या आयुर्वेद की भाषा में कहें तो इसको हम दो तरीके का मानते हैं। एक होता है बादी पाइल्स, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, तो नॉन ब्लीडिंग टाइप्स की जो पाइल्स होती है, बवासीर होता है, उसको बादी बवासीर के रूप में हम जानते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है खूनी बवासीर, जिसमें ब्लीडिंग होती है। तो बादी या खूनी बवासीर ये भी एक माना जाता है। दोस्तों, चूंकि एनस और रेक्टम से जुड़ा हुआ विषय है, तो यहाँ तीन तरह की और भी छोटे छोटे समस्याएं होती हैं। एक तो ये कि कभी कभी क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब अभी पाइल्स विल्स नहीं है और कब्जियत हो गई किसी को और कुछ दिनों तक रह गई, तो क्या होता है कि ज़्यादा जोर देने की वजह से कभी कभी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यानी स्किन का जो पार्ट होता है एनस के अराउंड, वो कभी कभी क्रैक कर जाता है और उसको बोलते हैं एनल फिशर, यानी फिशर इन एनो। तो रेक्टो एनल, और रेक्टम में भी कभी कभी हो सकता है, तो रेक्टो एनल फिशर हो सकता है। जो इसकी खासियत क्या होती है कि आपको बहुत तेज दर्द होता है, और इतना तेज दर्द होता है कि यहाँ तक कि आपको टॉयलेट जाने में भी डर लगता है। आपको डर लगता है कि बहुत तेज दर्द होगा, तो पहले कोई तकलीफ नहीं है, अचानक से आपको तेज दर्द होने लगा है अगर आपके गुदे द्वार पे, तो ये हो सकता है कि यह फिशर का केस हो और यह फिशर इन एनो हो। जो लंबे दिनों से अगर किसी को कब्जियत की शिकायत है और लंबे दिन से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि जो रेक्टल पोर्शन होता है या एनस का पार्ट पोर्शन होता है, वहाँ से जोर देने की वजह से एक छिद्र धीरे धीरे बन जाता है, और वो छिद्र आकर के एनल ओपनिंग से कुछ दूरी पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आकर के एक ओपनिंग के रूप में हो जाता है, और वहाँ बार बार फोड़िया टाइप का बनता है, और फोड़िया कभी कभी उसमें टपकन सी होती है, दर्द महसूस करता है, दिक्कत महसूस करता है, और वो फोड़िया फिर रगड़ खा जाए या फूट जाती है तो फिर बह जाता है उसमें से थोड़ा बहुत हल्की फुल्की मटेरियल, और इसके बाद से लगता है कि कुछ बीमारी ही नहीं थी। अगर बार बार एक ही जगह पे फोड़िया हो रही है तो यह एक मर्ज होता है, इसको बोलते हैं फिस्टुला, यानी जिसको वकंदर भी बोलते हैं। तो फिस्टुला इन एनो या एनोरेक्टल फिस्टुला इसको बोलने लगते हैं। अगर एनल पार्ट से है तो एनल फिस्टुला, और रेक्टल पार्ट भी इन्वॉल्व है तो एनोरेक्टल फिस्टुला इसको बोलते हैं। तो ये कुछ और भी मर्ज जो है बवासीर से मिलता जुलता है, जो आपके पैखाने के रास्ते पर हो सकता है।
अब सवाल ये उठता है कि जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। आमतौर पे जो लक्षण होता है वो है पैखाने के रास्ते पे दर्द महसूस करना। कभी कभी पैखाना जाने पर पैखाने के टाइम में दर्द महसूस होता है, यानी टॉयलेट के समय में आपको दर्द महसूस होता है, और कभी कभी वो दर्द इतना असह्य होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और कभी कभी तो बहुत लंबे देर तक बना रहता है। तो इस तरह की तकलीफ जो है आप पैखाने के रास्ते पर हो सकती है। दूसरा, चूंकि सूजन होता है तो उसकी वजह से टेनेस्मस फीलिंग होती है, यानी बार बार ऐसा लगता है कि पैखाना तो गया किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरह की फीलिंग जो है महसूस होती है, दैट इज नोन एज टेनेस्मस। तो टेनेस्मस फीलिंग होती है, बार बार जाने की इच्छा करती रहती है, इस तरह की फीलिंग होती है। तीसरा जो होता है वो होता है ब्लीडिंग का होना। कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है, कभी कभी तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी नॉमिनल भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो खून आने लगता है। ये तीसरा लक्षण होता है। चौथा जो लक्षण होता है दोस्तों वो होता है खुजली। कभी कभी एकदम एनस के अराउंड बहुत खुजली होती है, कभी कभी तो पूरा पेरिनियम तक जो है इन्वॉल्व हो जाता है और काफ़ी खुजली होने लगती है, बहुत खुजली मचने लगती है। तो ये चौथा जो है इस तरह का जो है लक्षण होता है दोस्तों। इस तरह से लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें मेन लक्षण है सूजन महसूस होना, मस्सा महसूस करना, दर्द होता है, जलन होती है दोस्तों, और इसके साथ साथ जो है खुजली बहुत ज़्यादा हो सकती है और खून आ सकता है। तो ये 5-6 मूल रूप से लक्षण होते हैं। कभी कभी किसी किसी केस में अगर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पैखाने के रास्ते के दर्द के साथ साथ पेट में भी दर्द महसूस हो सकता है, फूल मिचली उल्टी जैसा लग सकता है, और फीवर टाइप का हो सकता है, या कभी कभी बुखार भी आ जाता है। ये जो लक्षण होते हैं दोस्तों, इसके आधार पे आप पहचान सकते हैं कि हाँ यह जो है बवासीर ही है और यह कोई अन्य चीज़ नहीं है। अब अगर यह बात क्लियर हो गई कि हाँ आपको पाइल्स है, आपको हेमरॉइड्स है, बवासीर है, या बवासीर का मस्सा है, या चिटक गया है, फीसर है, या फिस्टुला है, तो इसका हल क्या है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय कल्चर में आमतौर पे ज़मीनी सतह पर बैठ करके और टॉयलेट पास करने की आदत है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कोशिश ये रखनी चाहिए कि जो ऊंचा वाला पार्ट होता है वो आप अपने घर में लगवाएं, और आदत तो एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन धीरे धीरे करके आप चाहें तो अपनी आदत को अगर चेंज करते हैं और उस ऊंचे वाले पे अगर टॉयलेट पे आप जाते हैं टॉयलेट के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह से जो है आपको ज़्यादा स्ट्रेन जो है आपकी एनस और रेक्टम पे नहीं पड़ेगा और बवासीर की शिकायत कम होगी। कभी कभी मोबाइल, इतना ज़्यादा लोग मोबाइल और इंटरनेट के प्रति वो हो जाते हैं कि अक्सर आप देखने को मिलता है कि पता चला कि मोबाइल ले करके आप टॉयलेट में जाते हैं और घंटों घंटों तक बैठ करके मोबाइल देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। और ये भी एक, अगर लंबे देर तक आप स्टूल पास करने के लिए बैठते हैं टॉयलेट में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है पाइल्स होने का। तो ये सब सारे कारण हैं दोस्तों, और इस लक्षण के आधार पर आप इसको बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप पहचान सकते हैं। हम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अगर बातें क्लियर नहीं होती काफ़ी कुछ केस में, तो आपके लक्षण और परेशानियों को देख करके हम 90% से भी ज़्यादा में हम समझ जाते हैं कि क्या मर्ज है। लेकिन कभी कभी आपकी संतुष्टि के लिए और अपने भी संतुष्ट होने के लिए, और ये भी देखने के लिए कि आपका जो ये पाइल्स है, यह पाइल्स का लेवल क्या है और वास्तव में अंदर में क्या दिक्कतें हैं और कितनी दिक्कत है, और क्या हमें करना पड़ेगा, क्या दवा से जाएगा या सर्जिकल स्टेप लेना पड़ेगा या मैनेजमेंट से केवल ठीक हो जाएगा। तो हम एक जांच करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्टोस्कोपी। तो प्रॉक्टोस्कोपी करके हम उसको देख लेते हैं कि आपको एक्चुअल में ये जो बवासीर है, जो पाइल्स है, यह किस लेवल का है और क्या दिक्कत है। तो हम इसके थ्रू जो है इसकी जाँच कर लेते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई कि आपको पाइल्सी है, तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका इलाज क्या है, इसका निवारण क्या है। तो जो सबसे बड़ा जो इलाज है वो ये है कि जो भी आपकी रहन सहन की गड़बड़ी है, जो दिनचर्या ऋतुचर्या की गड़बड़ी है, उसे पहले आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अंडरलाइन काज वही है कब्जियत, और कब्जियत के पीछे जो कारण है उसको आपको दूर करना पड़ेगा। यानी जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, तेल मसाला, मिर्च मसाला, इन सब चीज़ों को आपको त्यागना होगा। नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो उसे आपको त्यागना होगा। अगर आप एल्कोहल, स्मोकिंग या धूम्रपान का किसी भी तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसे आपको त्यागना होगा, उसे आपको कम करना होगा। स्ट्रेस भी, तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है, या प्रॉपर नींद न लेना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसे भी आपको दूर करना होगा और ठीक करना होगा। आप जो आराम तलब जीवन व्यतीत करते हैं उसको भी आपको त्याग करना होगा और बहुत ही सकारात्मक और एक्टिव जीवन शैली आपको अपनाना होगा।
इसके साथ साथ दोस्तों अपने खाने पीने में फाइबर्स की मात्रा बहुत बढ़ानी होगी, यानी जितनी भी सब्जियां जिसमें रेशे की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे लौकी है, नेनुआ है, भिंडी है, तरोई है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, पात गोभी है, और पालक है, इन सब में रेशे की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो रेशे वाली जितनी सब्जियां हैं वो बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। वैसे फल जो जिसमें थोड़ा सा जो है आप पूरा का पूरा पूरी फल का सेवन करते हैं, जैसे अमरूद है, और सारे के सारे फल जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। तो फलों का भी सेवन आप पर्याप्त मात्रा में करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स का भी आप सेवन कर सकते हैं। मोटे अनाज या साबुत अनाज जैसे अंकुरित अगर चना, मूंग, सोयाबीन का दाना, अगर ये सब आप नियमित लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा और असातित आपको लाभ मिल सकता है। जितने भी दलहन है, दाल की मात्रा है, वो पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं और साथ साथ जो है वो फाइबर्स का भी काम करती है जो खाने को आगे बढ़ाती है। आप भूजा का सेवन करें, भूटा का सेवन करें, इस तरीके से आप अपने फाइबर्स की मात्रा को अपने खान पान में बढ़ाएं और चिकनाई, मिर्च मसाला, खटाई, इन सब की मात्रा को आप कम करें और मैदे वाली चीज़ों को कम करें, बाजारू चीज़ों को आप कम करें और अल्कोहल या किसी भी तरह का इस तरह के जो प्रिपरेशंस हैं उसको आपको कम करना चाहिए। वजन अगर आपका ज़्यादा है तो उसे आपको नियंत्रित करना चाहिए। बहुत लंबे देर तक अगर आप बैठ के काम करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा बीच में उठते रहिए, थोड़ा टहलते रहिए, थोड़ा पानी वानी पिए, थोड़ा 10 मिनट आराम करें, बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। सब मिला के दोस्तों ये है कि आप अपने कब्जियत को आपको दूर करना होगा। और दूसरी बात, आप लैट्रिन में जाते हैं, अगर पेट साफ नहीं हुआ तब भी आपको जोर नहीं देना है। भले आपको दोबारा जाना पड़े या तिबारा जाना पड़े, लेकिन आप जोर कतई नहीं देना है। अगर आप स्ट्रेन करेंगे, जोर देंगे, तो यकीन मानिए कि आपकी यह समस्या दूर नहीं हो सकती। इसलिए आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप अपने को मैनेज कर सकते हैं और बहुत हद तक आप अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में मैंने जैसा कि बताया कि ये अंडरलाइन काज को दूर करता है और बीमारी को सप्रेस नहीं बल्कि बीमारी को पूर्णतया ठीक करता है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जिसका हम बहुत असरदार असर देखते हैं पाइल्स की बीमारी में। कुछ दवाओं का मैं नाम यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि सारी दवाओं को किन किन लक्षणों के आधार पर कैसे कैसे हमें लेना चाहिए वो एक थोड़ा सा लंबा विषय है और उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपको बना करके बताऊंगा। लेकिन कुछ दवाएं, जैसे हमारे यहाँ सल्फर है, सल्फर 30 या 200 पावर पाइल्स की बहुत अच्छी दवा है। एस्पुलस हिप बहुत ही अच्छी दवा है। कालिनसोनिया ये भी बहुत अच्छी दवा है। एसिड नाइट्रिक बहुत ही अच्छी दवा है। एसिड म्यूर बहुत अच्छी दवा है। इसी तरह से हाइड्रेस्टिस जो हमारे यहाँ दवा होती है, मदर टिंचर, बहुत ही अच्छी दवा होती है। कैसिया सोफेरा है। ये सब दवाएं जो है बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छा काम करती हैं दोस्तों। अब किस आधार पे दिया जाना चाहिए और इसके लक्षण क्या होते हैं, चूंकि इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो दूंगा कि पाइल्स और उसके क्या लक्षण और हमारी जो होम्योपैथिक दवाएं हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे लक्षण आप में मिले तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे निजात आप पूरी तरह से पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको पुनः यह बात बताना चाहूँगा कि पाइल्स के लिए इससे जो भी लक्षण मैंने बताया, अगर कुछ भी ऐसा नज़र आता है तो आप बिना शर्माए, बिना संकोच किए आप अपने नज़दीक पास के अच्छे एक्सपर्ट होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए, अपनी समस्या के बारे में उसको बताइए और यकीन मानिए आपकी बीमारी का पूरी तरह से इलाज है, पूरी तरह से निदान है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आप अपने सेहत का बहुत ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। नमस्कार दोस्तों।